हेलो दोस्तों, तो आज डेट है 28 जनवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। मंडे से मैं लास्ट में एक क्वेश्चन इंक्लूड करना स्टार्ट कर दूंगा ताकि आप ध्यान से पीआईबी को सुने और तुरंत का तुरंत उस क्वेश्चन को रिप्लाई भी करें, जवाब दें, ताकि आपको पता चले कि कितना आपने ढंग से पढ़ा है। क्योंकि पढ़ना और ढंग से पढ़ना ये अलग चीज़ें होती हैं और मेरे ख्याल से यूपीएससी इस बात को ज़रूर चेक करता है कि रीडिंग एबिलिटी आपकी बेहतर है कि नहीं। चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पद्म अवार्ड 2022 के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं। आपको पता ही है, रिपब्लिक डे की जो पहली इवनिंग होती है उस दिन डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, बाद में इनको मार्च अप्रैल में दिया जाता है। तो फिर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आर्टिकल है, पद्म अवार्ड 2022 के लिए डिक्लेयर कर दिए गए हैं। देखते हैं। पद्म अवार्ड तीन कैटेगरीज होती हैं इनकी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, कई सारी डिसिप्लिन में ये दिए जाते हैं, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, किस पर्पस के लिए दिए जाते हैं? तो जो पद्म विभूषण है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। ठीक है, पद्म विभूषण दिया जाता है हमारा एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, पद्म भूषण दिया जाता है हमारा डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए, और पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड। तो इजीली आप मेमोराइज कर सकते हैं कि किस पर्पस के लिए तीनों अवार्ड दिए जाते हैं। तो पद्म विभूषण हो गया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा, पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट हो जाएगा, और हाईएस्ट कौन सा है? भारत रत्न, जो आप जानती हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे की संध्या पर, रिपब्लिक डे के मौके पर ये अनाउंस किए जाते हैं हर वर्ष। इस बार हमारे प्रेसिडेंट द्वारा यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 128 पद्म अवार्ड जो है अनाउंस किए गए हैं, जिसमें से 2 डीओ केस हैं। डीओ केस मतलब क्या होता है? 2 पर्सन को एक पद्म अवार्ड दिया गया है। जैसे आपका नोबेल प्राइज मिलता है ना, सेम वैसे ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब इतने सारे अवार्ड रटना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कितने दिए गए हैं? 128 दिए गए हैं। सारे तो नहीं रट सकते हैं, याद रखिएगा। 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 यानी 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। 128 में से जो 34 पर्सन है ये वुमेन है, खास बात ये है, और 10 लोग ऐसे हैं जो फॉरेनर हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ हैं या ओसीआई हैं। तो फैक्चुअल नॉलेज ये कहती है कि क्या पद्म अवार्ड एनआरआई को दिए जाते हैं? बिल्कुल। ओसीआई को दिए जाते हैं? बिल्कुल। कहीं डाउट आ जाए दिमाग में, नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि शिंजो आबे को दिया गया है पद्म भूषण इस बार, जापान के प्राइम मिनिस्टर। तो इजीली आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। अच्छा, 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो यूपीएससी ने इस बार, पता है आपको क्या पूछा था? फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था ना, उस पर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो इसीलिए मैं क्यों कहता हूँ करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए, क्योंकि वो 18 मिनट आपकी नॉलेज तो इंक्रीज करते ही हैं, जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है वो इंक्रीज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम सारे लोगों को नहीं रटेंगे, पद्म विभूषण लोगों, जो पद्म विभूषण जिन लोगों को मिला है उनको रटेंगे। 4 लोगों को मिला है, 3 लोगों को पोस्टहुमसली मिला है। 3 लोगों में राधे श्याम खेमका, इनको लिटरेचर एजुकेशन के लिए मिला गया है, ये पोस्टहुमसली मिला है। जनरल विपिन रावत, इनको भी पोस्टहुमसली मिला है सिविल सर्विसेज के लिए। और कल्याण सिंह जी, इनको भी मरणोपरांत यानी पोस्टहुमसली मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। सिर्फ एक पर्सन जीवित है, मिस प्रभा आत्रे, कला की फील्ड में मिला है, महाराष्ट्र से आती हैं प्रभा आत्रे। तो ये है हमारा पद्म सीरीज का अवार्ड। पद्म सीरीज की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, रिपब्लिक डे, हर वर्ष रिपब्लिक डे पर अनाउंस किए जाते हैं 26 जनवरी को। शुरुआत हुई थी 1954 से, भारत रत्न की भी शुरुआत इसी समय से हुई थी। तो क्या हर वर्ष दिए जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मन होता है गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है। जैसे 4 बार कैंसिल हुआ है, 4 बार नहीं, 1978, 79 यानी 2 वर्ष ये कैंसिल हुए, फिर 1993, 94, 95, 96, 97 यानी 5 बार ये कैंसिल हुए। तो अब तक 7 वर्ष ऐसे हो चुके हैं जब से ये इंस्टीट्यूट हुए हैं कि आपको अवार्ड ही नहीं दिए गए। अच्छा, ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर एक पद्म अवार्ड कमेटी बनाते हैं। ये कमेटी सजेस्ट करती है कि भैया इन लोगों को पद्म अवार्ड देना है। तो इस बार 128 मेंबर सिलेक्ट किए गए हैं पद्म अवार्ड के लिए, जिसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। आपको ये याद रखना है, हर वर्ष मार्च अप्रैल में दे दिए जाएंगे। और इस बार फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको पद्म भूषण मिलना था लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, अपना उनका केस होगा। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है, यहाँ पे शब्द याद रखिए, एक्सपोर्ट ना कि इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या हुआ है? 71% इंक्रीज हुआ है फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में, यानी 9 मंथ में।
लास्ट ईयर की अपेक्षा देखा जाए तो 71% जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, यानी फॉरेन करेंसी आ रही है भैया। देखिए आप, इंडिया का एक्सपोर्ट जेम्स एंड ज्वेलरी में फर्स्ट 9 मंथ में 71% इंक्रीज हुआ है, यानी फर्स्ट 3 क्वार्टर में अगर प्रीवियस ईयर से देखा जाए कितने का एक्सपोर्ट हुआ है, $28.9 बिलियन का, $28.9 बिलियन का। तो ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 71% इंक्रीज हुआ है और $28.9 बिलियन का। हाँ, कोविड-19 पैंडेमिक से पहले वाले ईयर का कंपैरिजन किया है, यानी 2019 में अप्रैल से दिसंबर का, तो उससे सिर्फ 3% ही इंक्रीज हुआ है, तो कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ है अगर देखा जाए तो। बाकी मेरे ख्याल से ये डाटा भले ही ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो अभी तक करंट फाइनेंशियल ईयर में $28.9 बिलियन का जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये है इंपॉर्टेंट। देखिए, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, इंडिया के इंटायर एक्सपोर्ट बास्केट में इनका शेयर कितना है, 9.6%, लगभग 10% शेयर है जेम्स एंड ज्वेलरी का, अगर अप्रैल से दिसंबर तक की बात की जाए। लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी थर्ड लार्जेस्ट कमोडिटी हैं एक्सपोर्ट वाइज। फर्स्ट है आपकी इंजीनियरिंग, सेकंड है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और थर्ड क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी। ये याद रखिएगा, टॉप 3 कमोडिटीज जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है क्या है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरी। अब आप सोचोगे पेट्रोलियम तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो ये कैसे आता है? देखिए, जब आता है तो हम लोग रिफाइन करते हैं, उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये टॉप 3 कमोडिटीज हैं। बाकी जेम्स एंड ज्वेलरी इन कंट्री को जाता है, यूएसए टॉप पे, हांगकॉन्ग सेकंड पे है, ये आप रट सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी की बात की जाए तो इंडिया की जीडीपी में 7% इसका पार्ट आता है, और लार्जेस्ट स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में लगते हैं। तो हीरा कारोबारी कहाँ के हैं, सूरत के, भाग गए थे ना देश छोड़ के। 50 लाख स्किल्ड वर्कर जो है इस सेक्टर में लगते हैं। 7% जीडीपी का जेम्स एंड ज्वेलरी से आता है। तो टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में 9.6%। तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इंपॉर्टेंट तो है ही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को क्या फोकस एरिया डिक्लेयर भी कर रखा है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, हाल ही में सीसीएस पेंशन रूल पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। सीसीएस पेंशन रूल पर, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल। उसके अलावा कोशिश की जा रही कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। मतलब लोग जीवित हैं या नहीं, पेंशन तो तभी मिलेगी, तो भैया उनको यहां ना आना पड़े बैंक, इसलिए क्या फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, घर बैठे बैठे उनको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 1 साल तक पेंशन उनकी चलती रहेगी, ठीक है। यहां देख लीजिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। उसके अलावा जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, इसे कैसे जनरेट किया जाए, इससे रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया। वेबिनार मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन द्वारा किया गया, जिसको प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, आपको सभी को पता है। 52 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, डजंट मैटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो आप देख लीजिए। सीसीएस पेंशन रूल 2021, यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 अमेंड किस में किया गया, 1972 में जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल जारी हुए थे 1972 में, याद रखिएगा, उसमें अमेंडमेंट आया 2021 में, ठीक है। ये अमेंडमेंट लाया गया कि कुछ जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन और बढ़ा दिया जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सीसीएस पेंशन रूल्स हैं, ये उन एम्प्लॉयज पर अपॉइंट होते हैं या अप्लाई होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल 2004 से 1 जनवरी 2004 से पहले हुआ था। अगर आपका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ है तो आप पर एनपीएस लागू होता है, ना कि सीसीएस, ठीक है। मतलब पेंशन नहीं पाते हैं वो लोग, तो ये याद रखिएगा। अभी तक सीसीएस पेंशन रूल में 47 अमेंडमेंट हो चुके हैं, जैसा कि यूपीएससी पूछता है। तो सीसीएस के बाद एनपीएस आ गई, नेशनल पेंशन सिस्टम। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च किया गया था, जनवरी 2004 से इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन आर्म फोर्सेस इसमें शामिल नहीं है। 2018 में इसको थोड़ा सा आसान किया गया। अब क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसमें कवर किया जाने लगा। एनपीएस क्या है, पीएफआरडीए द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। पीएफआरडीए के तहत एक बॉडी है, नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। वो सारी एसेट जितना भी आप जमा करते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। एनपीएस जो होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। पहले अकाउंट में क्या होता है, नॉन विड्रॉवल
परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट होता है, यानी जब आप रिटायरमेंट हो जाएगा आपका तभी आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, चॉइस ये होती है कि आप किस सेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाई रिस्क वाले में, लो रिस्क वाले में, ये भी ऑप्शन देती है। तो गवर्नमेंट 60 साल बाद आपको ये कह सकती है कि भैया आपने जिसमें इन्वेस्ट किया था वो तो सेक्टर ही डूब गया, तो आपके पेंशन खाते में कुछ नहीं बचा। तो बड़ा रिस्क होता है, याद रखिएगा। इसीलिए एनपीएस का बहुत विरोध हुआ है। हाँ, लेकिन सेबी ने कह रखा है 8% मिनिमम रिटर्न मिलना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा निश्चिंत रहिए आप। टीयर 2 में क्या है? टीयर 1 में आपको विड्रॉल अलाउ नहीं होता है, रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। टीयर 2 जो एनपीएस अकाउंट है उसमें विड्रॉल अलाउ रहता है, बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। एनपीएस सभी सिटीजन्स के लिए है, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए है, मई 2009 से। तो 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी, मई 2009 से इंडिया का कोई भी सिटीजन इसमें इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर एनपीएस में पेंशन के लिए पहले इंस्टॉलमेंट आप जमा करेंगे फिर आपको पेंशन मिल जाएगी। 18 से 65 वर्ष का कोई पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। बाकी ये ओसीआई, पीआईओ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये नॉन एलिजिबल हैं, याद रखिएगा, एनपीएस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। एनपीएस अकाउंट ओसीआई, पीआईओ और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नहीं हो सकता। एनआरआई का हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये थोड़ा सा फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है ह्यूमन हेल्थ एडवांसमेंट के लिए इंडिया और फ्रांस की एजेंसीज के बीच में क्या हुआ है? एमओयू साइन हुआ है। ये देख लीजिए, हाल ही में साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर इंडिया और फ्रांस की एजेंसीज के बीच में एमओयू साइन हुआ है। ये साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हेल्थ रिसर्च पर कोऑपरेट करेगा। इसमें CSIR है इंडिया की, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये इंस्टीट्यूट पॉस्चर ये फ्रांस का है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। तो ये कोलैबोरेशन हो गया इंडिया और फ्रांस के बीच में, ताकि हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा दिया सके और इन्फेक्शियस डिजीज इससे रिलेटेड स्टडी को कंडक्ट किया सके। तो इंडिया काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम फेस कर रहा है इस बात पे कि वो ह्यूमन हेल्थ को जो रिलेटेड इशूज़ हैं उनको टैकल नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी मिल जाती है फ्रांस से तो इंडिया हेल्थ इशूज़ को टैकल करने में सक्षम हो जाएगा। इंडिया फ्रांस का रिलेशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ यूएसएसआर और यूएस के बीच में, उसके बाद से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की गई इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस, यानी फ्रांस पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करने वाला कंट्री था। 1998 में इंडिया ने साइन कर लिया। अब क्यों साइन किया इंडिया ने ऐसा? क्योंकि फ्रांस उन चंद कंट्रीज में से था जिसने इंडिया के न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग डिसीजन को सपोर्ट किया था, इंक्लूडिंग रशिया। रशिया ने सपोर्ट किया और फ्रांस ने भी सपोर्ट किया। ये अच्छी बात थी। 1998 में ऑपरेशन शक्ति आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा उनका, इंदिरा गांधी जी का। तो ऑपरेशन शक्ति को किसने सपोर्ट किया था? फ्रांस ने। इसीलिए शायद फ्रांस उन कंट्रीज में से है जिसके साथ इंडिया थोड़ा सा पोलाइट रहता है और फ्रांस भी इंडिया के साथ पोलाइट रहता है। इंडिया और फ्रांस के बीच में 3 एक्सरसाइज होती हैं, जैसे शक्ति एक्सरसाइज ये आर्मी की है, वरुणा एक्सरसाइज नेवी की है और गरुड़ा एक्सरसाइज एयरफोर्स की है। फ्रांस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 23rd मेंबर बना था। क्यों? जबकि इसकी मेन लैंड जो है इंडियन ओशन रीजन में नहीं आती है। क्यों बना था? तो आप लोगों ने मैप देखा है, रीयूनियन आइलैंड पढ़ा होगा आपने, वो फ्रांस की टेरिटरी है। तो आप याद रखिएगा, सिर्फ क्या इंडियन ओशन से बॉर्डर लगाने वाली, आज पहली बात तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए इंडियन ओशन बॉर्डर लगाने वाली सारी कंट्री जो है IORA की मेंबर है, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ही नहीं है, शायद मेरे ख्याल से म्यांमार भी नहीं है। लेकिन फ्रांस सोचिए वहाँ पे है और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 23rd मेंबर है, ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात की जाए, 23rd मेंबर है, 23 मेंबर हैं। 1997 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। एबेन मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था भैया 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है, तो इस बार सेंट्रल एशिया के लोगों को इनवाइट किया जाए, लेकिन फिजिकली तो आ नहीं सकते, कोविड चल रहा है, तो वर्चुअल समिट हुई है इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट। पाकिस्तान को दिक्कत हुई क्योंकि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को पाकिस्तान ने इन्वाइट किया था वर्चुअल समिट के लिए और इन्होंने उसको मना कर दिया था। लेकिन इंडिया को कैसे मना करते? तो पहली बार इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुई है वर्चुअल फॉर्मेट में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने होस्ट किया है। जो 5 कंट्री हैं सेंट्रल एशियन, उनके प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आप देख लीजिए यहाँ पर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनके प्रेसिडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है किसमें?
इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, जो कि पहली बार होस्ट की है इंडिया द्वारा। अच्छा, ये क्यों होस्ट की गई है फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? क्योंकि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के 30 वर्षों का रिलेशन कंप्लीट हो गया है। इसराइल के साथ भी कंप्लीट हो गया है और इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, यानी सेम ईयर में, यानी 1992 में इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। हालांकि ये जो फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुई है, इसमें डिसाइड किया गया कि क्यों ना हर 2 वर्ष पे ये समिट की जाए हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में, ठीक है। वैसे मिनिस्ट्रियल लेवल की तो पहले से होती है, ठीक है। तो इंडियन एशिया जो समिट है वो अब हर 2 वर्ष पे होगी। तो इंडिया में यानी नई दिल्ली में एक सेंट्रल एशिया सेक्रेटरीट है, वो इस पर काम भी करेगा। इंडिया सेंट्रल एशिया, अब ये तो मेरे लिए पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को बेहतर किया जाएगा इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में। दिसंबर 2021 में थर्ड मीटिंग हुई है इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग का। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग थर्ड मीटिंग हुआ कब? दिसंबर 2021 में। और इंडिया सेंट्रल एशिया समिट पहली बार हुई है इंडिया में। सेंट्रल एशिया की ये 5 कंट्री हैं इनके मिनिस्टर लेवल डायलॉग होता है, तो तीसरी बार हुआ दिसंबर 2021 में। सेंट्रल एशिया हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कंप्लीट करवाना चाहता है जल्दी से जल्दी। और सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रशिया भी जाना है, इंडिया को एक्सपोर्ट करना है, और यूरोप भी एक्सपोर्ट करना है। बिना सेंट्रल एशिया के लिए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कंप्लीट नहीं होने जा रहा है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका सजेशन दिया गया रशिया द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के दौरान 2000 में। 16 मई 2002 को साइन भी कर लिया गया एग्रीमेंट। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये देख लीजिए आप मैप में कहाँ से, ये है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसमें मेन लैंड से भी जाना है आपको, यहाँ से देखिए ये है लैंड वाला रूट, ठीक है, और ये है वाटर वाला रूट। तो ये है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रशिया का इनिशिएटिव है, लेकिन इंडिया भी इसमें जो है इंटरेस्ट दिखा रहा है ताकि पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके सेंट्रल एशिया में बिजनेस करने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान बहुत अड़चने क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है DGTR, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। इन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि भाई 56 इश्यूज पर इन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी फाइनल फाइंडिंग्स क्या रही, ठीक है। 35 और इन्वेस्टिगेशन इनके द्वारा ले लिए गए हैं ताकि उन पर भी इन्वेस्टिगेट किया सके और देखा जाए जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ डंपिंग तो नहीं कर रही हैं अपने प्रोडक्ट की, हमारा डोमेस्टिक मार्केट तो प्रभावित नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ इन बातों को ध्यान रखता है कि कोई फॉरेन कंट्री हमारी डोमेस्टिक मार्केट को ख़राब ना करने पाए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करता है, उसने अपनी 56 फाइनल फाइंडिंग्स जो है अप्रैल 2021 से थी उनको सबमिट कर दिया है। हालांकि अप्रैल 2021 के बाद 35 मोर जो फाइंडिंग्स हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, देखते हैं उसका रिजल्ट कब तक आता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। इसमें क्या होता है, एक तरह का वॉच डॉग है ये। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर कोई कंट्री या किसी कंट्री के एक्सपोर्टर या फिर प्रोड्यूसर्स अपना रहे हैं तो उनको कर्व करने का काम किया जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। कैसे काम करता है, अब चाइना में मोबाइल ज़्यादा बन रहा है, उन्होंने हमारे यहाँ डंप कर दिया, तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो रह नहीं गई, तो गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडी दे रही है, समझे आप। काउंटर वैलिंग ड्यूटी जो है इसीलिए हम लोग लगाते हैं। तो इसीलिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज बना कि भैया ये जो कंपनी ये कंट्री फॉल्ट कर रही है, आप टैक्स लगाइए। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज द्वारा, उनको 12 महीने में कंप्लीट किया जाना होता है, लेकिन ये 18 महीने तक भी हो सकती हैं, ठीक है। और अभी जो ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन है वो 5 से 7 महीने में की गई हैं, जो कि फास्टर रिलीफ है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज रिपोर्ट दे देगा उतनी जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन ले लेगी और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी इंडिया में, ठीक है। तो एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग और जो भी सेफ गार्ड रूल हैं वो इसी के सजेशन पर अमेंड किए जाते हैं और समय समय पर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और बाकी एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा, इसलिए आज मैंने इंक्लूड नहीं किया। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।